अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान कौन हैं? क्या गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? इमरान खान पर हमला भी हुआ था कि इन्होंने तौहीन मज़हब किया है, इसलिए ड्रामा किया गया ताकि इमरान खान को इसकी आड़ में निशाना बनाया जाए। अब इसमें मरियम, औरंगज़ेब से लेकर शहबाज शरीफ और चंद ताकतवर सब शामिल थे, क्योंकि मरियम और बाकी वज़ीरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इमरान खान को कत्ल करते। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा के इस बयान को सुनने के बाद आप बताएं कि कौन आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कौन नहीं। साथ आपके सामने रखेंगे कि राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, इसके बाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के कान क्यों खड़े हो गए हैं, इमरान खान के साथ मिलकर अब क्या करेंगे, तफसीलात आपके सामने दोस्तों रखते हैं। पहले आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये बयान सुने। उस शख्स के ऊपर जिसने यूएनओ के अंदर बेहतरीन तकरीर की, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, उस शख्स के ऊपर जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर इतनी ताकतवर आवाज उठाई कि कभी किसी मुसलमान हुक्मरान ने नहीं उठाई, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 15 मार्च हर साल जो है इस्लामोफोबिया के हवाले से एक दिन करार दे दिया गया। उस शख्स के ऊपर जिसने आज से 10 साल पहले इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वहां पे सलमान रुश्दी आया हुआ है और वो गुस्ताखे रसूल है, मैं ऐसे फोरम से खिताब नहीं करूंगा। अब उस शख्स को भी अपने इश्क रसूल का सर्टिफिकेट इन जाहिल मौलवियों से लेना पड़ेगा, इन जाहिल पॉलिटिशियन से लेना पड़ेगा, इन जाहिल उन पिट्ठुओं से लेना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या कोई कसर रह गई है कि ये अब इमरान खान को गुस्ताख कहें, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया पर काम किया है और दुनिया में एक दिन मुकर्रर किया जिसमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने का दिन मनाया जाएगा, यानी कि पूरा एक दिन इस्लामोफोबिया के नाम कर दिया गया कि दुनिया को पता लगे कि आज कौन सा दिन है और दुनिया को ये नॉलेज मिले कि हमें इस्लामोफोबिया को बढ़ाना भड़काना नहीं चाहिए। अब आप बताएं कि क्या ऐसा कुछ कभी किसी मौलवी ने किया जो फतवे लगाते फिर रहे हैं, या किसी दूसरे सियासतदान ने किया चोरी के अलावा? तो अवाम में शऊर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस वक्त जो कौम तैयार हो रही है, इससे अब ये 40-50 साल तो जान नहीं छुड़वा सकेंगे। अब इस कौम से आगे जो कौम तैयार होगी वो भी इनसे ज्यादा इस माफिया के लिए खतरनाक साबित होगी। दूसरी जानिब दोस्तों, राजनाथ सिंह ने आज एक बयान भी जारी किया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को खुली धमकी आई है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तानी फौज LOC अबूर करने में दरेग नहीं करेगी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौका पर पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखा गया तो फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके घर में घुसकर मारेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी फौज फतह के बाद 1999 में ही लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर कर सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान के अमन पसंद मुल्क के नजरिए, हिंदुस्तानी इक़दार पर यकीन और बैनुल अक़वामी कवानीन से वाबस्तगी की वजह से उस वक्त ये कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमने उस वक्त LOC को अबूर नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम LOC को अबूर नहीं कर सकते। हम LOC को पार कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मुस्तकबिल में LOC को पार करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा का कहना था कि कोई भी जंग सिर्फ फौजों के दरमियान नहीं होती, इन ममालिक के आवाम के दरमियान भी होती है। उन्होंने कहा कि जंग में सिर्फ फौज ही नहीं लड़ती, बल्कि कोई भी जंग दो कौमों और इनके लोगों के दरमियान होती है। आप देखें कि किसी भी जंग में बराह रास्त फौजी हिस्सा लेते हैं, लेकिन बिला वास्ता तौर पर आप देखें तो इस जंग में किसान से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान और बहुत से दूसरे लोग शामिल होते हैं। अब इसमें साफ नजर आ रहा है कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर तंज कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अवाम और इदारा आमने सामने है, लेकिन बहुत जल्द ये दूरियां खत्म हो जाएंगी और अवाम फिर से अपने इदारे के पीछे खड़ी होगी। अब इन बयानात से एस्टेब्लिशमेंट के कान दोस्तों जरूर खड़े हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले तो सिर्फ पाकिस्तान में ये बातें की जा रही थी, लेकिन अब भारत जैसा दुश्मन मुल्क भी पाकिस्तान को ये कहता फिर रहा है कि जंगे दो फौजों के दरमियान नहीं होती, बल्कि दो कौमों के
درمیان ہوتی ہیں اور عوام آپس میں بھی لڑتی ہے۔ جیسے فروری میں پاکستان نے بھارت کا طیارہ گرایا تو پاکستان کی پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی تھی اور بھارت کا ہر پروپاگینڈا ناکام بنایا۔ کیسے ناکام بنایا؟ کیونکہ عوام اپنی فوج کے پیچھے کھڑی تھی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج یہ سب اس لیے نہیں ہے کیونکہ عوام کے ووٹ کی قدر نہیں ہے اس ملک میں۔ جب عوام کے ووٹ کی قدر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ عوام ریاست سے دور ہو جاتی ہے، اور جب عوام ریاست سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ریاست کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ مل کر دوبارہ اس ریاست کو مضبوط کیا جائے، عوام کا اعتماد بحال کیا جائے اور عوام کو اپنے پیچھے کھڑا کیا جائے۔ اور اب اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچ آ چکی ہے کہ اب صرف عمران خان ہی ان کا وقار دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔